नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए YS नर्सिंग एकेडमी की तरफ से क्लास नंबर 12 जो कि KGMU एंड UPSC के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और जिसमें हम आपको ये बोल सकते हैं कि जितनी भी क्लासेस हम डालते हैं इनमें से 30-40% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, लेकिन क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन यही रहेंगे, इन्हीं के अंडर से क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए बगैर देरी किए क्लास नंबर 12 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट शेड्यूल टू रिमूवल ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, द नर्स शुड बी पर्टिकुलरली अलर्ट फॉर। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि एक नर्स एक पेशेंट की केयर कर रही है जिसकी प्रायोरिटी ये है कि जिसकी पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव किया गया है। तो मतलब एक नर्स है जो एक पेशेंट की केयर कर रही है और जिसकी पिट्यूटरी ग्लैंड की सर्जरी के दौरान सर्जरी चली हुई है। तो नर्स किस चीज़ की जानकारी लेगी या किस चीज़ को चेक करेगी सर्जरी के दौरान पिट्यूटरी ग्लैंड? तो आंसर आपके सामने A, B, C और D। तो आंसर गैस कीजिए। तो आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर A, नेजल कंजक्शन। नेजल कंजक्शन की केयर इसलिए करनी होती है क्योंकि नेजल कंजक्शन में एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो पेशेंट को सांस नहीं आएगा और सांस नहीं आएगा तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड जब रिमूव हो रही थी पेशेंट की तो उस टाइम नर्स की प्रायोरिटी ये बनती है कि वो नेजल कंजक्शन को चेक करे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट ब्लेम हिज फैमिली एनवायरनमेंट फॉर हिज एल्कोहलिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस मैकेनिज्म वाज यूज्ड बाय द पेशेंट। तो पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि एक क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट है, मतलब क्रोनिक का मतलब होता है कि पुराना पेशेंट, यानी जो काफ़ी टाइम से अल्कोहल ले रहा है। एक पेशेंट है जो ब्लेम करता है अपनी फैमिली को, जो वो अल्कोहल लेता है, जो वो दारू पीता है, लेकिन उस दारू पीने का कारण वो अपनी फैमिली को बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस मैकेनिज्म वाज यूज्ड बाय द पेशेंट। जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसका मतलब ये होता है कि वो गलती तो खुद कर रहा है लेकिन उस गलती को जिम्मेदार किसी दूसरे को ठहरा, और यहाँ पर किसी दूसरे का नाम किसका लिया गया है? उसकी फैमिली का। यानी डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है कि दूसरे को जिम्मेदार ठहराना अपनी गलती होते हुए। तो राइट आंसर गैस कीजिए। जो दूसरे को गलती ठहराता है अपनी गलती खुद करता है, अल्कोहलिक पेशेंट है, और जिम्मेदार उसका अपनी फैमिली को बताता है कि मैं तो इनकी वजह से पी रहा हूँ बहुत ज़्यादा वगैरह वगैरह जो भी होता है। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, हम क्या मतलब उसको नाम देते हैं इस कंडीशन को जो अपनी गलती को दूसरे को ब्लेम देता है? तो राइट आंसर गैस कीजिए। A, B, C और D। तो राइट आंसर इज B, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है कि अपनी गलती को दूसरों को जिम्मेदार ठहराना, ये प्रोजेक्शन का मतलब होता है, इसलिए हम उसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। जब तक आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ए क्लाइंट विद कैंसर इज एडमिटेड टू द ऑन्कोलॉजी यूनिट। क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि एक पेशेंट है जो कि कैंसर का है और उसको एडमिट किया गया है ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में। स्टार्ट लैब वैल्यू रिवेबल, और उनकी कुछ लैब वैल्यू दी गई हैं जिसमें HB 12.6, WBC 6.6500 और पोटासियम 1.9 और यूरिक एसिड 7.0 और सोडियम 136 एंड प्लेटलेट दी गई हैं।
178,000 यानी कि 1,78,000। द नर्स एलिमिनेट्स दैट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंस ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि कैंसर का पेशेंट है जो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में एडमिट किया गया है और उनकी कुछ लैब वैल्यू दी गई है। तो लैब वैल्यू को देखते हुए नर्स अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उस पेशेंट में क्या देखती है, लैब वैल्यू के हिसाब से पूछा गया है। यहाँ पे वैल्यू को थोड़ा ध्यान से पढ़े। अगर आप लोगों को नॉर्मल वैल्यू पता है हर एक चीज़ की तो आप इस क्वेश्चन को आराम से डिफाइन कर सकते हैं। तो वैसे देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जो एच बी है, वैल्यू के हिसाब से चलें तो जो एच बी होता है, एच बी की नॉर्मल है क्योंकि नॉर्मल वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी है, तो एच बी नॉर्मल है 12.6। डब्ल्यू बी सी है, ये 4,000 से 11,000 होती है, ये भी नॉर्मल है। और अगर यूरिक एसिड की बात करें, अगर हम यूरिक एसिड की बात करते हैं तो यूरिक एसिड भी नॉर्मल है। यूरिक एसिड की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 6.5 से 8 होती है। और अगर यहाँ पर सोडियम देखें हम, यहाँ पर 136 दी हुई है, तो सोडियम की नॉर्मल वैल्यू 135 से 145 होती है, इसका मतलब ये भी नॉर्मल है। और जो प्लेटलेट दी गई है वो 1,78,000, यानी कि प्लेटलेट नॉर्मल वैल्यू 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है, तो ये भी नॉर्मल है। तो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे हुआ? यहाँ पे डिफरेंस हुआ पोटासियम में। जो पोटासियम की नॉर्मल वैल्यू होती है वो 3.5 से 5.1 होती है, और यहाँ पर कितनी दी गई है? 1.9। तो राइट आंसर क्या बनेगा? अगर पेशेंट का पोटासियम लो है, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है, तो पोटासियम लो वाले पेशेंट को क्या बोलते हैं हम? राइट आंसर इज बी, हाइपोकैलेमिया। जो पोटासियम जिस भी पेशेंट का डाउन होता है हम उसको हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। अगर पोटासियम हाई होता तो यहाँ पर हम हाइपरकैलेमिया देते। तो राइट आंसर इज बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मिनिमम स्क्रबिंग टाइम फॉर सर्जिकल हैंड वॉशिंग। मैंने आपको एक दो पिछली क्लास में भी पढ़ाया था कि हैंड वॉशिंग जो है वो 3 प्रकार की होती है, और यहाँ पर पूछी गई है कि सर्जिकल हैंड वॉशिंग के बारे में पूछा गया है। तो सर्जिकल हैंड वॉशिंग का जो टाइम होता है वो 5 मिनट का होता है। और अगर यहीं पे पूछ लेता कि ओटी का टाइम बताओ हैंड वॉशिंग का, तो ओटी का टाइम होता है 10 मिनट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ड्रग इज यूज्ड फॉर प्रोफाइलिसिस ऑफ मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो क्वेश्चन नेम से क्या पूछा है कि एक मैनिक डिसऑर्डर का पेशेंट है, मैनिक को हम बोलते हैं मैनिया, और जो प्रोफाइलिसिस पूछी गई है इसमें, प्रोफाइलिसिस का मतलब ये एक कन्फर्म की हुई बीमारी नहीं है। प्रोफाइलिसिस ऑफ मैनिक डिप्रेसिव का मतलब या बोला गया यहाँ पे कि ये एक कन्फर्म की हुई बीमारी नहीं है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि एक मैनिक डिप्रेसिव का पेशेंट है और उसने हमसे पूछा है कि उसकी बीमारी भी कन्फर्म नहीं हुई है, तो इसमें हम पेशेंट को कौन सी दवाई देंगे। तो इसमें से ड्रग ऑफ चॉइस पूछी गई कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी मैनिक डिप्रेसिव की। मैनिक का मतलब होता है मैनिया और डिप्रेस का मतलब होता है डिप्रेशन। तो यानी कि मैनिया डिप्रेशन का पेशेंट है और उसकी बीमारी कन्फर्म नहीं हुई है, लगभग अंदाज़ा लगाया गया है कि मैनिक डिसऑर्डर का पेशेंट है। तो यहाँ पर के बगैर बीमारी कन्फर्म किए आप ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी चूज़ करेंगे? राइट आंसर गैस कीजिए। आंसर आपके सामने ए, बी, सी और डी। तो राइट आंसर इज ए, लिथियम। अगर कोई मैनिक डिप्रेशन का पेशेंट है, उसमें अगर बीमारी कन्फर्म नहीं हुई है कि हमें ये लग रहा है कि ये मैनिक डिसऑर्डर का पेशेंट है, उसमें हम ड्रग ऑफ चॉइस वहाँ पर लिथियम यूज़ करेंगे। तो राइट आंसर इज ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है कि ए 24 ईयर्स एज ओल्ड पेशेंट क्लाइंट इज शेड्यूल फॉर सर्जरी इन द मॉर्निंग। यानी कि एक 24 साल की फीमेल पेशेंट है और उसकी मॉर्निंग सर्जरी की प्लानिंग चल रही है, मतलब मॉर्निंग है, मॉर्निंग में सर्जरी होनी है उसकी अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग
इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि जो नर्स की जो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रायोरिटी क्या होगी। प्राइमरी का मतलब सबसे पहले, यानी कि एक 24 ईयर ओल्ड पेशेंट है और उसकी सर्जरी होनी है मॉर्निंग में, और मॉर्निंग सर्जरी से पहले आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि अभी पेशेंट को आप सर्जरी में ओटी में भेजना है सर्जरी के लिए, तो आप सबसे पहली प्रायोरिटी क्या चेक करेंगे उस पेशेंट के अंदर, कि उस चेक करने के बाद वो प्रायोरिटी देखने के बाद या जो भी पेशेंट के साथ करना है आप पेशेंट को ओटी के अंदर भेजेंगे। तो राइट आंसर गैस कीजिए। राइट आंसर इज ए, टेकिंग द वाइटल साइन। ये जो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो हमारी प्रायोरिटी बनती है, वो है टेकिंग द वाइटल साइन, कि हम पेशेंट के वाइटल चेक करेंगे। अगर वाइटल नॉर्मल है तो हम पेशेंट को ओटी के अंदर भेज देंगे। और ओबेटिंग द परमिट और एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर और चेकिंग द वर्क, ये सब डॉक्टर के वर्क होते हैं, ये नर्स की प्रायोरिटी में नहीं आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच इलेक्ट्रोलाइट हैज़ टू बी मेंटेन इन लिथियम थेरेपी। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि अगर किसी पेशेंट की लिथियम थेरेपी चल रही है तो उसमें आप कौन से इलेक्ट्रोलाइट को ज़्यादा महत्व देंगे, कौन से इलेक्ट्रोलाइट को आप चेक करेंगे। जो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनमें से कौन से इलेक्ट्रोलाइट को आप महत्व देंगे, ज़्यादा महत्व कौन से को देंगे लिथियम थेरेपी के दौरान। जबकि पेशेंट की लिथियम थेरेपी चल रही है तो उस टाइम पर आप कौन से इलेक्ट्रोलाइट को ज़्यादा महत्व देंगे, चेक करेंगे। राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर इज ए, सोडियम। जब किसी पेशेंट की लिथियम थेरेपी चलती है तो उसमें हम पेशेंट को सोडियम इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा चेक करते हैं, क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रोलाइट सोडियम जो होता है वो इम्बैलेंस होने के चांस ज़्यादा रहते हैं लिथियम थेरेपी के दौरान, इसलिए सोडियम को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है। और मैं आपको एक चीज़ छोटी सी बताता हूँ, अगर लिथियम थेरेपी के दौरान अगर हम लिथियम थेरेपी की जो नॉर्मल वैल्यू देखते हैं लिथियम थेरेपी, तो 1 से 1.5 होती है। और अगर इसमें हम देखते हैं कि वैल्यू 2 से ऊपर चली गई है तो पेशेंट को टॉक्सिसिटी हो सकती है। और अगर वैल्यू 3 से 4 पहुंच गई है तो पेशेंट को हमें डायलिसिस पर देना पड़ेगा। अगर लिथियम थेरेपी के दौरान की बात करते हैं तो अगर 3 से 4 वैल्यू पहुंच गई है तो हमें पेशेंट को हीमोडायलिसिस के लिए भेजना पड़ेगा। तो राइट आंसर इज इलेक्ट्रोलाइट को ज़्यादा महत्व देंगे, इलेक्ट्रोलाइट चेक करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ड्रग इज रिलेटिवली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ब्रेस्ट फीडिंग। सॉरी दोस्तों, हमारी टीम से कुछ थोड़ी सी गलती हो गई है। यहाँ पे बात हो रही है कि ब्रेस्ट फीडिंग की। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि एक पेशेंट है, एक मदर है जो अपने बच्चे को, अपने बेबी को दूध पिलाती है, यानी ब्रेस्ट फीडिंग कराती है। और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ या दौरान हम ऐसी कौन सी ड्रग है, इन जो हमारे सामने जो 4 ड्रग दी हुई हैं, कि हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में हम वो ड्रग ऑफ जो चॉइस है, जो ड्रग है, वो हम नहीं देंगे उस पेशेंट को। तो राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। एक मदर है जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, उस दौरान हम पेशेंट को कौन सी ड्रग नहीं देंगे जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटिव। तो राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर इज ए, सुल्पोंगल यूरिया। जो सुल्पोंगल यूरिया होता है उसमें क्या होता है कि ये जो ड्रग ऑफ चॉइस है, जो किस फैमिली से बिलोंग करती है, ये डायबिटिक फैमिली से बिलोंग करती है।
अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है तो ये डायबिटिक पेशेंट में चलती हैं, और इसमें हम ड्रग ऑफ चॉइस की बात करते हैं तो इसमें आती हैं जैसे ग्लिमिप्राइड, मेटफॉर्मिन, ये सब इसी में आती हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर हम पेशेंट को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है और मदर डायबिटिक है और हम उनको जैसे ग्लिमिप्राइड वगैरह टैबलेट उसकी स्टार्ट रखते हैं, तो उसमें क्या होगा कि मदर की तो RBS वैल्यू जो है वो नॉर्मल रहेगी, लेकिन जो ये इसमें होता है, इसमें कि ये जो दवाइयाँ होती हैं ये ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा बच्चे तक भी पहुंच जाएंगी, लेकिन मदर की तो RBS वैल्यू जो है वो नॉर्मल हो गई, लेकिन बच्चे की तो डाउन हो गई। अगर बच्चे की डाउन हो गई तो बच्चा हाइपोग्लाइकेमिया की तरफ चला जाता है, यानी कि शुगर डाउन हो जाता है उस बच्चे का। इसीलिए जब कोई भी मदर है जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो उसमें हम सुल्फोंग यूरिया नाम की फैमिली को हम क्लोज करेंगे, यानी कि जो शुगर की दवाइयाँ हैं, जो डायबिटिक की दवाइयाँ हैं, वो हम ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान नहीं चलाएंगे। तो राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 9, द नर्स इज वर्किंग इन द emergency room when a client arrive with severe burn of the left arm, hands, face and neck, which action should receive priority। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि एक नर्स है जो वर्किंग है इमरजेंसी रूम के अंदर, यानी कि एक नर्स है जो एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर अपनी ड्यूटी कर रही है, और उसी टाइम एक पेशेंट आता है, और पेशेंट किस चीज़ का, एक सीवियर बर्न पेशेंट है, यानी कि एक सीवियर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, एक ज़्यादा बर्न का मतलब जला हुआ, एक ज़्यादा जला हुआ पेशेंट आता है, और जिसको वो देखती है उसका एक लेफ़्ट आर्म, हैंड, फेस एंड नेक जो जले हुए हैं। विच एक्शन शुड रिसीव प्रायोरिटी। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि उसी टाइम नर्स की सबसे पहली प्रायोरिटी क्या बनेगी, नर्स उसको सबसे पहले क्या करेगी जिसका लेफ़्ट आर्म, हैंड, फेस एंड नेक जला हुआ है और सीवियर बर्न हो गया। ये तो सीवियर बर्न पेशेंट में तो नर्स की सबसे पहली प्रायोरिटी क्या बनेगी। राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों, आंसर आपके सामने। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और बर्न अगर जो डिजीज होती है, बर्न जो कंडीशन होती है, बर्न के दौरान बर्न जो कंडीशन होती है उसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है क्वेश्चन के अंदर। अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। आपने भी एग्ज़ाम दिए होंगे, जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, और अगर आपने नहीं दिए हैं तो अपने दूसरे भाइयों से पूछ सकते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं कि बर्न से रिलेटिव एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों, राइट आंसर इज बी, अप्लाइंग ऑक्सीजन। नर्स सबसे पहले क्या करेगी, देखो स्टार्टिंग IV थेरेपी ये भी प्रायोरिटी के अंदर आते हैं, और जो मेडिकेटिंग द क्लाइंट फॉर पेन है कि पेन भी प्रायोरिटी के अंदर आता है। ब्लड गैसेस वगैरह तो ये तो बाद का 3rd या 4th ऑप्शन हो सकता है, लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो अप्लाइंग ऑक्सीजन, यानी कि पेशेंट को ऑक्सीजन लगानी होती है। क्योंकि अगर बर्न पेशेंट है जिसकी नेक भी पूरी जली हुई है तो हो सकता है उसका जो ऑब्स्ट्रक्शन वाला एरिया है वो कहीं ब्लॉक ना हो गया हो, यानी कि उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो, तो आप सबसे पहले उसको ऑक्सीजन लगाएंगे। उसके बाद आप IV फ्लूइड या फिर पेन को कंट्रोल करेंगे। क्योंकि देखो हम सबसे पहली प्रायोरिटी जो देंगे वो देंगे जान बचाने वाली। और अगर पेशेंट की जान कैसे बचेगी, सांस है तो जहान है, आपको भी पता है। अगर ज़िंदगी है तो ही आगे आप कुछ करोगे, अगर पेशेंट पहले ही मर गया तो आप IV फ्लूइड वगैरह पेन का क्या करोगे। तो सबसे पहली प्रायोरिटी ऑक्सीजन को देनी होती है। उसके बाद आप 2nd या 3rd नंबर पर IV फ्लूइड को या पेन को प्रायोरिटी दे सकते हो। तो राइट आंसर इज ए, अप्लाइंग ऑक्सीजन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 YS नर्सिंग अकेडमी की तरफ से ये लास्ट क्वेश्चन है 12 सीरीज़ का, और हम कल आपके लिए 13 सीरीज़ लेकर आएंगे जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे क्वेश्चन होंगे और बहुत ही डिफरेंटिव क्वेश्चन होंगे। उन क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ें जो आपके KGMU में आपकी बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। और ये शायद जो ये 10 क्वेश्चन है ये तो किसी भी हमारे नर्सिंग ऑफिसर का गलत नहीं होना चाहिए। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ सेंटर लाइन कैथराइजेशन, यानी जो हम सेंटर लाइन डालते हैं तो वो मोस्ट कौन सी साइट पर डालते हैं। तो आंसर तो क्वेश्चन के अंदर ही छुपा हुआ दोस्तों। क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर आपको वैसे भी दिख जाएगा। मोस्ट कॉमन साइट फॉर सेंटर लाइन कैथराइजेशन,
जहाँ पर सेंटर लाइन पूछी गई है ना दोस्तों, सेंटर लाइन जो पूछी गई है तो सेंटर का मतलब वो सेंटर में ही रहेगी, यानी कि हाथों पर नहीं जाएगी और पैरों पर नहीं जाएगी। तो जो फीमोरल वेन, रेडियल वेन और जो ब्रैकियल वेन है, ये तो तीनों ऑप्शन वैसे भी गलत हो गए, क्योंकि ये तो सेंटर में आते ही नहीं है, ये तो पेरिफेरल एरिया के अंदर आते हैं। और अगर हम सेंटर की बात करें तो जुगुलर वेन, हमारे एक ही ऑप्शन बचता है कि जुगुलर वेन, जो हम पीसीसी लाइन डालते हैं बच्चों के अंदर, उसमें हम क्या नाम है, पेरिफेरल एरिया में जाते हैं। यानी पीसीसी लाइन बड़ों के अंदर भी डल जाती है, लेकिन मोस्टली बच्चों के अंदर डालते हैं, जिसमें हम पेरिफेरल एरिया जैसे फीमोरल वेन, रेडियल और ब्रैकियल, ये हम पेरिफेरल एरिया के अंदर यूज़ करते हैं, इनको पेरिफेरल एरिया बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, इंटरनल जुगुलर वेन। तो दोस्तों ये था इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन। हम आपके लिए कल नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें जितने भी हमारे नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।